हेलो नमस्कार राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं जो एनईपी हमने लास्ट क्लास में देखी थी उसका कुछ पार्ट, जो पार्ट नंबर अपना 2 है ये। और इस क्लास के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ा, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा मैटर तैयार करने में टाइम लगता है अच्छी चीज़ों को, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम का वेट करना पड़ा। बाकी आगे जो है वो क्लासेज आपकी रेगुलर चलती रहेगी। तो अगर थोड़ा सा 1-2 दिन क्लासेज ना आए तो आप अपना रिवीजन साथ में करते रहें जो पढ़ रहे हैं, ओके। और जो प्लानिंग है अपनी वो मैंने आपको बता ही दी है टेलीग्राम पे कि किस क्रम में आपकी क्लासेस आएंगी। तो उसके अलावा जो भी टॉपिक है वो आप अपने अनुसार पढ़ते रहें, अपना जो है कीमती समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें इधर उधर, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो एनईपी, वो आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है भाई, एनईपी 2020 राजस्थान के राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में अपन को ये देखनी पड़ेगी कि राजस्थान में क्या क्या यहाँ पे किया जा रहा है एनईपी के थ्रू, इसलिए आज की क्लास आज के लिए आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे अपन पहले देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है उन्होंने क्या किया है। तो केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा जो एनईपी है, राज्यों द्वारा जो एनईपी 2020 को एक टाइम लाइन में क्रियान्वित करने के लिए एक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसको क्या कहा है, सार्थक। क्या कहा है इसको, सार्थक हिंदी में है, ओके। और ये सार्थक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये सारे क्या दिए हैं, दिशा निर्देश, और उसी को सार्थक कहा है। तो सार्थक की फुल फॉर्म देखते हैं, SARTHAQ, ओके। तो हम इसको हिंदी में ना देख के इंग्लिश में ही देखते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर एग्जाम में आसानी होगी, ओके। तो S4 है यहाँ पे स्टूडेंट, क्या है, S से यहाँ पे स्टूडेंट है, ओके। A का मतलब जो है यहाँ पर ये है एडवांसमेंट, ठीक है। स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म है। तो सार्थक जो है ये जारी किया है, जिसके संदर्भ में राजस्थान सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। क्या कदम उठाए हैं भाई, राजस्थान सरकार क्या कर रही है, सार्थक जो गाइडलाइन इन्होंने जारी की है इसके अंतर्गत तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ये हमारे काम की बात है। तो चलिए एक एक करके इनको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया है अपनी राजस्थान गवर्नमेंट ने, जो SCF है, इससे SCF की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, जैसे कि NCF की होती है, NCF आपने पढ़ा भी होगा। वो क्या होता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, वो अपना राष्ट्रीय होता है ये पाठ्यचर्या कार्यक्रम। तो उसी की तरह यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे अपन स्टेट जो अपने राज्य के लिए, राजस्थान के लिए बात कर रहे हैं, तो वो SCF जो है ये यहाँ पे विकास करना है। पहला तो ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या किया है, NEP 2020 के जो भी क्या है लोकल मुद्दे हैं, ठीक है, जो भी लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उनको ध्यान में रखते हुए जो RSCERT है, क्या है, RSCERT जो है अपनी, वो कहाँ पे भाई, इसका हेडक्वार्टर तो ये आपको पता होगा, ये है उदयपुर में, ओके। तो RSCERT जो है उनके द्वारा क्या किया गया है, SCF एक तो क्या है, विद्यालयी शिक्षा, कौन सा, एक तो विद्यालयी शिक्षा के लिए, अपना स्कूल एजुकेशन के लिए। तो SCF जो है ये इन्होंने चलाए हैं, कौन कौन से, तो एक तो चलाया भाई SCF, ये लिख देती हूँ मैं, स्कूल एजुकेशन, ठीक है, विद्यालयी शिक्षा के लिए, ये 2023 में। ऐसे ही इन्होंने चलाया है SCF, ये क्या लिखा है मैंने, फाउंडेशन स्टेज, तो फाउंडेशन ये लिख दिया, स्टेज, ये भी 2023 में। और इसी प्रकार से चलाया है SCF वयस्क शिक्षा, क्या चला है, SCF वयस्क शिक्षा। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी देख रहे थे, लेकिन जो है थोड़ा सा अपना ये डिवाइस चार्ज नहीं था, इसलिए क्लास वहीं पे ब्रेक हो गई थी। तो वही सब बात है, आज इसको आराम से अपन देख लेते हैं, ओके। तो SCF सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर फाउंडेशनल जो है स्टेज है, और फिर लास्ट में है SCF जो है ये वयस्क शिक्षा। वयस्क शिक्षा को ही क्या बोलते हैं भाई, प्रौढ़ शिक्षा, और इंग्लिश में बोले तो एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये इन्होंने स्टार्ट किए हैं, ओके। तो SCF में क्या क्या विकास किया है इन्होंने, ये पूछा जा सकता है, और कब किया, तो भाई एक तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए किया है, एक फाउंडेशनल स्टेज जो है अपनी, उसके लिए फाउंडेशनल स्टेज अपनी फर्स्ट स्टेज है, जिसमें 5 ईयर की हमने बात की है, और उसको भी फिर 2 पार्ट में ब्रेक किया है, 3 में और 2 में। फिर एडल्ट एजुकेशन है, तो इन तीनों के लिए इन्होंने RSCERT के द्वारा ये सब जारी किए गए हैं, ओके। तो अब आगे बात करते हैं, आगे इन्होंने क्या किया है, आगे इन्होंने जो ECCE है अपना, ECCE क्या था, फर्स्ट चैप्टर था, क्या था, फर्स्ट चैप्टर था ECCE। अगर आपको ध्यान हो तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी ECCE की, तो ये आप ज़रूर
रिकॉल करें, अभी मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। तो तब तक आप रिकॉल करें इसको। तो ईसीसीई के लिए क्षमता संवर्धन हेतु क्या किया, ईसीसीई के लिए क्षमता संवर्धन के लिए जो राज्य है उसके सभी जिलों में ईसीसीई मेंटर्स, ठीक है, ईसीसीई मेंटर्स जो हैं उनको क्या करा है सरकार ने, यूनिसेफ जो है, क्या है, यूनिसेफ जो है उनकी हेल्प से क्या किया जाएगा, दीक्षा ऐप जो है, क्या है, दीक्षा ऐप जो है ना, उस पर क्या किया जाएगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या किया जाएगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। किसको दी जाएगी, तो जो ईसीसीई के मेंटर्स हैं, शिक्षक हैं, उनको यूनिसेफ की हेल्प से क्या मिली जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी, यूनिसेफ की हेल्प से ट्रेनिंग। और कौन से ऐप के थ्रू, तो दीक्षा ऐप के थ्रू जो है इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पे अपने बात की है। अब आगे देखें तो स्टार प्रोजेक्ट के तहत क्या किया है, आंगनबाड़ी में जो कार्य करने वाले वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाएगी, उनको भी दीक्षा ऐप पर ही ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन प्रोजेक्ट इनका यहाँ पे अलग है भाई, स्टार प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत किसको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये पूछा जाए तो भाई आंगनबाड़ी वर्कर्स को दी जाएगी। कौन से ऐप पे दी जाएगी, तो ये आप बताएंगे दीक्षा ऐप पर। और ईसीसी के मेंटर्स को भी कहाँ दी जाएगी, तो इसका आंसर भी आप दीक्षा ऐप कर सकते हो। ओके, फिर देखते हैं 6 जनवरी 2023 को क्या हुआ। तो 6 जनवरी 2023 से जो महात्मा गांधी स्कूल्स हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जो स्कूल्स हैं जिनमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट ही स्कूल हैं, इनमें क्या हुआ है, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, क्या है, अपनी प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो बाल वाटिका शुरू की गई है, ठीक है। और बाल वाटिका वगैरह की हमने कहाँ पे बात की थी कि बाल वाटिका में बच्चा कब जाएगा, तो ये सब बात हमने कहाँ पे की थी, चैप्टर नंबर 1 में की थी, ECCE में की थी, ठीक है। तो आई होप इसकी फुल फॉर्म आपको अभी तक तो याद आ गई होगी। नहीं आई है तो फिर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना सीधा जो है इसका फुल फॉर्म है, पहला ही चैप्टर है। अगर ये अभी भी आपको रिकॉल नहीं हुई है तो फिर आपको लास्ट क्लास को वापस देखना है, और या फिर उसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, उसको देखें और रिवाइज करें। ओके, तो चलते हैं आगे। स्कूली शिक्षा से पहले बच्चों को तैयार करने के लिए RSCRT ने क्या किया है, एक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम भी तैयार किया है। क्या किया है भाई, RSCRT ने एक प्रोग्राम भी तैयार किया है बच्चों को तैयार करने के लिए, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। कौन सा, स्कूल रेडीनेस जो है प्रोग्राम, ये यहाँ पे तैयार किया है RSCRT ने स्कूली शिक्षा से पहले, ठीक है। स्कूल एजुकेशन जो है उससे पहले, जैसे बाल वाटिका वगैरह में डालना है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए इन्होंने स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम तैयार किया है। तो ECCE का फुल फॉर्म मैं आपको अब बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में बोले तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ठीक है। यहाँ पे एवं बाद में है भाई, एवं शिक्षा। तो ये दोनों में मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दी है। चैप्टर 1 में हमने इसकी बात की थी। ओके, और इसमें हमने क्या क्या देखा था, तो हमने यहाँ पे कुछ बातें देखी थी कि जैसे 85% विकास जो है बच्चे का कौन सी एज तक हो जाता है, तो 6 ईयर तक जो है बच्चे का 85% जो है वो मस्तिष्क का विकास हो जाता है। और उस फिर जो है ये जो शुरू के 6 साल है उसमें ही बच्चे को जो है मेंटली और फिजिकली जो भी डेवलपमेंट है वो सब देखा जाता है, वो सब इम्पोर्टेंट है। फिर जो है अपने NCERT ने क्या किया था, NCERT ने 8 साल तक क्या किया था, 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एक NCF ECCE करके जो है ये भी स्टार्ट किया था। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में। और इसके लिए 2 फ्रेमवर्क वगैरह तैयार किए थे, एक 0 से 3 साल था और दूसरा हमने देखा था 3 से 8 साल का सब फ्रेमवर्क। ओके, फिर हमने बताया था कि जो 5 साल से पूर्व की जो शिक्षा है, प्रिपरेटरी एजुकेशन वगैरह है, उसके लिए किसकी स्थापना करेंगे, बाल वाटिका की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो ये प्री प्राइमरी में 5 वर्ष से पूर्व तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बाल वाटिका की शुरुआत की थी। और अभी अपन ने राजस्थान में भाई 6 जनवरी 23 से महात्मा गांधी स्कूल्स में इनकी शुरुआत कर भी दी है। ओके, तो ये हमने वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था और ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे देख ली है। अब हम आगे चलते हैं। तो राजस्थान में जो NEP 2020 के क्रियान्वयन में कुछ कार्यक्रम हैं जो वो अपन देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो है ये देखेंगे, देन अपन प्रखर प्रोग्राम देखेंगे, प्रखर 2.0 देखेंगे, और जो अपना MSRA है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान वगैरह, तो ये सब बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर आपका बन सकता है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में दिया हुआ है सिलेबस में डायरेक्ट, तो ये सब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है।
तो ये सब अपन अब यहाँ पे देखते हैं। तो स्कूल रेडीनेस जो प्रोग्राम है इसको विद्या प्रवेश भी बोला है। क्या बोला है इसको? विद्या प्रवेश भी कहा गया है। विद्या प्रवेश जो है ये प्रोग्राम क्या है भाई, क्लास 1 में जो नए प्रवेशित बच्चे हैं उनके लिए 3 महीने का, कितना, 3 महीने का। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो है कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है। तो कक्षा जो 1 में प्रवेश लेगा, फर्स्ट क्लास में जो बच्चा एडमिशन लेगा उसके लिए है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितने माह के लिए है, तो 3 माह आंसर होगा। और पूछे कि सप्ताह कितने हैं, तो सप्ताह आ जाएंगे 12 सप्ताह। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल रेडीनेस जो प्रोग्राम है ये क्लास 1 के बच्चों के लिए 3 महीने के लिए और 12 सप्ताह का प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, कुछ भी इसमें से पूछेगा तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन बनता है कि ये जो है प्रोग्राम ये खेल और गतिविधि पे आधारित होगा। ठीक है, किस पे आधारित होगा? खेल और गतिविधि जो है, प्ले और एक्टिविटी पे ये आधारित तैयारी कार्यक्रम है जो NEP 2020 के अंतर्गत निपुण भारत की जो सिफारिश है उसके अनुसार विकसित किया है। तो यहाँ से भी दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो रेडीनेस प्रोग्राम है वो कौन से प्रोग्राम की सिफारिश पर तैयार किया गया है। ठीक है, तो किसने सिफारिश की थी, तब जाके भाई रेडीनेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया विद्या प्रवेश को। तो आपका आंसर क्या होगा वहाँ पे? निपुण भारत। क्या है? निपुण भारत मिशन जो 2021 में स्टार्ट किया था, तो उसकी बात अपन यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस कार्यक्रम के जो पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए क्या होगा भाई, जो अक्षर है, रंग है, आकार है, संख्या है, उन सबको सीखने के लिए। ठीक है, जैसे बच्चा छोटा है तो पहली क्लास में प्रवेश ले रहा है तो उसको कोई भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको अक्षरों के बारे में कोई पता नहीं है, कलर्स वगैरह के बारे में भी पता नहीं है, साइज शेप के बारे में पता नहीं है, नंबर्स के बारे में। तो उन सबको सीखने के लिए ही क्या है भाई ये प्रोग्राम चलाया गया है, उसको रोचक बना सके अपन, है ना, और जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति क्या हो, इंटरेस्ट बढ़े, तब जाके ही तो बच्चे स्कूल में आएंगे और सीखेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भाई जो नए एडमिशन लेंगे बच्चे तो वो क्या करें, जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उससे क्या हो जाए, जुड़े रहें। ये नहीं कि स्कूल का एनवायरनमेंट ही इतना खतरनाक है, डरावना है कि बच्चे को देख के ही डर लगने लग जाए। तो अच्छा सा मतलब एनवायरनमेंट, वातावरण उनको प्रदान करें। ठीक है, तो ये है इसका पहला उद्देश्य। दूसरा है कि प्री स्कूल के इस लेवल पे जो भी बच्चों को व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना है। क्या करना है? कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो भाई, ऐसा जो है टीचिंग यहाँ पे करना है प्री स्कूल के बच्चों को भी। ये नहीं कि बच्चे आ गए और फिर उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। फिर है तीसरा उद्देश्य कि FLN जो है फाउंडेशनल लिटरेसी, जो अपना न्यूमरेसी प्रोग्राम बुनियादी शिक्षा वाला, ये अपना कौन से चैप्टर में था, तो ये आपको याद करना है फटाफट से कि बुनियादी शिक्षा की बात हमने कौन से चैप्टर में की थी। तो चैप्टर नंबर था अपना ये भाई 2। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें हमने जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है FLN की बात की थी। ठीक है, और इसमें हमने क्या देखा था हमने इसमें कि 2025 तक का अपना टारगेट था क्या करना, FLN को जो है पूरा करना, और क्लास 3 तक के बच्चों को अपन को ये टारगेट पूरा करना था। अभी ये पूरा अपना नहीं हुआ है। ठीक है, तो और अपन ने इसमें टीचर और जो पीपल मतलब शिष्य, ठीक है, शिष्य छात्र जो भी है, तो उसका रेशियो अपन ने देखा था कि जो है एक टीचर कितने शिक्षकों पे होगा, मतलब एक टीचर कितने शिष्यों पे होगा, कितने स्टूडेंट पे। नॉर्मली तो 30 हो ना। और अगर अपन ने बात की कि जो अभावग्रस्त हैं, ठीक है, अभावग्रस्त सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक टीचर होगा लेकिन शिक्षक होंगे 25। तो ये मैंने आपको वापस रिकॉल करा दिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। ये नहीं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। ओके, तो स्कूल तैयारी मॉडल जो है ये इस पे ही बेस्ड था। ये मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था। अगर क्लास देखी होगी तो थोड़ा थोड़ा आपको याद हो रहा होगा, रिविज़न किया होगा तो बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा। कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, आप रिविज़न कर सकते हो आराम से। तो FLN के जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए ये अपन ने तैयार किया था। वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जो है स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे? स्कूल तैयारी रेडीनेस प्रोग्राम बनाएंगे। और कितने माह के लिए? तो ये भी बताया था कि 3 माह के लिए ये बनाएंगे क्लास 1 के बच्चों के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं पारिवारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। पारिवारिक शिक्षा और औपचारिक जो फॉर्मल शिक्षा है उसमें क्या स्थापित करेंगे? कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, सारे उद्देश्य अपन देख रहे हैं यहाँ पे। फिर CWSN जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है? औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना है। जो भी मतलब स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं ना, उनको भी क्या करना है? जो मेन धारा है, मेन अपना जो है उसमें शामिल करना है। और फिर लास्ट उद्देश्य है जो अपना नामांकन है, एनरोलमेंट है, उसमें वृद्धि करनी है।
और ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं भाई जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो उनको भी क्या करना है, न्यूनतम करना है। ड्रॉप आउट बच्चे कम होंगे तो अपने आप ही जो है भाई नामांकन में वृद्धि होगी। ठीक है, उन बच्चों को यहाँ पे स्कूल में ले आओ तो नामांकन में वृद्धि हो जाएगी। और भी जो बच्चे हैं जो पहले पढ़ाई नहीं किए हैं कभी भी, तो उनको भी ले आओ तो नामांकन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना, ये कौन सा चैप्टर था, ये अपना था चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर भी साथ में मैं आपको रिकॉल कराती जा रही हूँ, क्योंकि आप तो रिवीजन करते नहीं हैं, भूल जाते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, और अपन ने इसमें टारगेट देखा था कि 2030 तक कितना करना है हमें, 100% GER करना है। GER की फुल फॉर्म याद है? नहीं है। क्या है भाई इसकी फुल फॉर्म अपने, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। क्या है इसकी फुल फॉर्म, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब क्या है, जो है सारा समग्र नामांकन अनुपात। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। 2030 तक 100% करना है, 2025 तक FLN को प्राप्त करना था। तो ये कुछ जो है ईयर हैं और परसेंटेज वगैरह हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, और हमने यहाँ पे कुछ और बात की थी कि भाई NIOS और स्टेट जो है, स्टेट वाले ओपन स्कूल वाले ये क्या कर रहे हैं, ABC लेवल के प्रोग्राम इनके लिए चला रहे हैं, ग्रेड वगैरह के, तो वो भी अपन ने यहाँ पे देख लिया था। ओके, तो ये रिकॉल हो गया। अब आपको भाई क्लास थोड़ी लंबी लग सकती है, पर पिछली चीज़ें भी मैं साथ में लेती हुई चल रही हूँ, ताकि आप पिछला ना भूलें और साथ में रिवाइज होता रहे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो किसी को ये लग सकता है कि भाई किसी ने तो NEP भाई यूट्यूब पे आराम से भाई 20 मिनट में ही करवा रखी है, तो 20 मिनट में उन्होंने क्या करवा रखा है ये सब आपको पता है। उन्होंने सिर्फ भाई आपको ये जो FPMS 4 स्टेज है ना, बस यही बता रखा है, और थोड़ा बहुत और कुछ बता दिया होगा, तो उसमें ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो तो सब आपको याद ही हैं कि भाई कौन सी स्टेज में क्या है। पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे, अगर आप अभी भी आ जाएं तो बहुत अच्छी किस्मत मानिएगा अपनी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अभी अच्छे पेपर आ रहे हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में जब दे रखा है, तो राजस्थान के संदर्भ में भाई जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं एटलीस्ट वो तो हमें पता हो, और चैप्टर जो है 1 से 8 तक के तो आपके अच्छे से याद हो, क्योंकि उसमें भाई सारी की सारी बातें अपन ने स्कूल से रिलेटेड ही की है। तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए आपको। बाकी आपकी इच्छा है भाई, आपको 20 मिनट वाली क्लास देख के अच्छा लगता है, उस पर ज़्यादा व्यू है, ज़्यादा कमेंट है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई उनका मैटर ख़राब है, उन्होंने 20 मिनट में जो पढ़ाया है वो अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी आपको चीज़ें पढ़नी है, तो थोड़ा सा उससे बाहर भी आएँ कि भाई हाँ हमें और भी पढ़ना है, उसमें से भी पूछा जा सकता है। ओके, तो बस मेरा कहने का यही मतलब था, अब कोई इसका गलत मतलब ना निकाले। ओके, तो चलिए अपन जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम देख रहे थे इसमें आगे बात करते हैं कि कार्यक्रम जो है इसका शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी वगैरह क्या रहेगी। तो इसमें जो भाई कार्यक्रम है इसके 3 आयाम जो है इन्होंने डिफाइन किए हैं। 3 आयाम कौन से हैं कि पहला तो ये है कि बच्चा ही तैयार हो। क्या है भाई, बच्चा ही जब स्कूल वगैरह नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे इस प्रोग्राम का, तो पहला तो बच्चा ही तैयार हो। फिर जो स्कूल वाले हैं वो भी तैयार हो कि भाई बच्चा आ रहा है तो उसको अटेंशन तो दे, उसको कुछ चीज़ सिखाने की कोशिश तो करे। तो विद्यालय भी तैयार हो और परिवार तैयार हो, ये तीनों क्या है इसके यहाँ पे आयाम है। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद में देखते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। ठीक है, जो तैयार बच्चे हैं ये कैसे होंगे, विद्यालय तैयार है तो वो कैसा होगा, तो उनकी विशेषता यहाँ पे कुछ बताई है। तो जनरल है, आप सभी को पता है कि बच्चे कैसे होंगे भाई, सीखने के लिए एक्साइटमेंट होंगी भाई स्कूल में क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे, चलो जाकर देखते हैं। तो इस सीखने के लिए उत्सुक बच्चे चाहिए अपन को, वार्तालाप हेतु अच्छा संचार कौशल युक्त बच्चे हों। ठीक है, कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, ये नहीं कि स्कूल में आके भी बैठ गए बच्चे और कुछ एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, खेल भी नहीं रहे किसी के साथ में, तो फिर कैसे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, तो फिर तो क्या ही मतलब निकलेगा। तो ये भी होना चाहिए। फिर गणितीय समझ और पुस्तकों के प्रति रुचि भी होनी चाहिए और भाषा के लिखित रूप से परिचित होना चाहिए। ठीक है, तो ये है किसकी विशेषता, बच्चों की। इसके अलावा आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसमें बुनियादी अवधारणाओं का भी हमें विकास करना पड़ेगा, जैसे कि भाई जो विभिन्न वस्तुएं उनके गुणों के आधार पर मिलाना, वर्गीकृत करना और व्यवस्थित करना। ठीक है, जैसे कि भाई उनको क्या दे दिया, कोई चीज़ को मिलाने के लिए जोड़ने के लिए दे दिया, ठीक है, तो मैच करने के लिए दे दिया, तो इस तरह के जो भी वो है फंडामेंटल, तो वो सब उनको हमें सिखाना है। तो और आगे मौखिक और लिखित भाषा में सामंजस्य भी तैयार करना है। तो ये तो बच्चे जो हैं उनकी विशेषता है, 5 विशेषता। अब तो तैयार विद्यालय उनकी विशेषता देखते हैं। तो तैयार विद्यालय हैं मतलब कैसे विद्यालय होंगे भाई, तो जिसमें बच्चे क्या है भाई सेफ जो है सिक्योर महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे। दूसरा, बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधि का भी अवसर मिले, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करा रहे हैं, सब तरह की एक्टिविटी वगैरह उनसे करवाई जाए ताकि उनका मेंटली और फिजिकली जो है ग्रोथ हो।
फिर आगे बात करें, शिक्षक बच्चों के व्यक्तिगत मतभेदों के प्रति भी क्या हो भाई, संवेदनशील हो। ये नहीं कि शिक्षक को कोई मतलब ही नहीं है, बच्चा रो रहा है तो रो रहा है, जो उसने कुछ गलत कर दिया तो आपने उसको डांट दिया जोर से, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा जो है किसी बच्चे से उसकी लड़ाई हो गई तो फिर ऐसे आपको उनको समझाना है और कोऑर्डिनेशन वगैरह करना है। बच्चों के व्यक्तिगत मतभेदों के प्रति भी भाई संवेदनशील आपको होना पड़ेगा। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर विद्यालय जो है, विद्यालय बच्चों द्वारा सीखी गई विभिन्न गतिविधियों से क्या हो, परिचित हो। एक्टिविटी जो सारी है उससे क्या हो, स्कूल वाले सारे क्या होने चाहिए, परिचित होने चाहिए, जानने चाहिए। विद्यालय बच्चों के लिए खेल और गतिविधि आधारित हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही खतरनाक स्कूल बना दिया और उसमें कुछ भी नहीं है खेलने के लिए, एक्टिविटी के लिए। तो सारी चीज़ें वैसी होनी चाहिए ताकि बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिले और सीखने का वातावरण तैयार करना है पर ओके। फिर तैयार परिवार में तो वही है कि भाई माता पिता, बच्चों के प्रति माता पिता के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी जागरूक हो। ये नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स को ही मतलब है और बाकी के जैसे घर में चाचा चाची है, दादा दादी कोई भी और हैं तो उनको कोई लेना देना ही नहीं है, बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा उनको भी सपोर्ट रखना है कि वही अभी से छोटा है, इसको स्कूल क्यों भेजना है, तो थोड़ा सा सभी को सपोर्ट रखना है। तो ये सब क्या है यहाँ पे बातें हैं, ओके। अब हम आगे देखें तो थोड़ा सा इसकी फुल फॉर्म जो है रेडीनेस, ठीक है, जो READINES, ठीक है, तो ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो इसमें भी भाई एक एक शब्द जो है ना उसमें थोड़ा सा अपन को गौर करना है, ये भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो आर का मतलब तो है यहाँ पे रिसेप्टिव, क्या है, रिसेप्टिव लैंग्वेज, क्या है, रिसेप्टिव लैंग्वेज, मतलब जो भी भाषा है वो समझे बच्चा, ठीक है, तो भाषा समझने की जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है कि बच्चा एक्सप्रेस कर पाए, क्या कर पाए, बच्चा एक्सप्रेसिव कर पाए। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हो गई, यहाँ तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, जो है एक्सप्रेस करेगा, समझाएगा, ठीक है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हो गई। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, अटेंशन स्पेन, क्या है, ए का मतलब अटेंशन स्पान है, मतलब जो ध्यान केंद्रित करना है बच्चे का, ठीक है, ध्यान केंद्रित करने के लिए ये विकास करना है, ओके। और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है डेली रूटीन, क्या है, डी का मतलब डेली रूटीन, ओके। फिर आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंटरेक्शन, क्या है, आई का मतलब इंटरेक्शन, इसमें क्या होगा, जो पारस्परिक संवाद वगैरह है एक दूसरे से, तो वो सब यहाँ पे करना है, कम्युनिकेशन वगैरह इंटरेक्शन के थ्रू। फिर एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है नेचर्स कॉल। नेचर्स कॉल में क्या आ जाएगा कि जैसे बच्चे को कभी क्या लग रही है भाई, प्यास लग रही है, कभी उसको वॉशरूम जाना है, तो वो सब क्या है भाई नेचर कॉल है, शारीरिक जो क्रियाएं हैं उन पे भी उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये है। फिर ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है ईटिंग स्किल सिखाएंगे उसको, क्या सिखाएंगे, ईटिंग स्किल्स, जो बच्चे को खाना खाना है खुद से वो सब यहाँ पे सिखाना है। फिर ई एस का मतलब है सोशल स्किल, क्या सिखानी है, सोशल स्किल जो है सामाजिक निपुणता वगैरह। और लास्ट वाले एस का मतलब क्या है, स्किल्स इन एकेडमिक, क्या है, जो आपके भाई शिक्षा है उससे रिलेटेड स्किल यहाँ पे बच्चे को सिखानी है। तो ये सारी की सारी बातें, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है रेडीनेस का फुल फॉर्म। तो इससे सारे के सारे जो बच्चे हैं भाई उनको अभी कक्षा 1 तक ही क्या करा देंगे, ये सब चीज़ें सिखा देंगे, तो बच्चे को आगे जाके परेशानी नहीं होगी। ये रेडीनेस प्रोग्राम है। अब आगे चलें तो भाई ये जो प्रोग्राम है इसकी समयावधि, टाइम टेन्योर क्या है, तो ये भाई 3 माह तक चलेगा और 12 सप्ताह का प्रोग्राम है, अपन ने पहले ही देख लिया है। और प्रत्येक सप्ताह में भाई 5 दिन चलेगा, ठीक है, 12 सप्ताह होंगे और एक सप्ताह में वैसे 7 दिन होते हैं, 6 दिन अपना स्कूल खुलता है, जिसमें से 5 दिन तो क्या है, 5 दिन अपना ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, 5 डेज़ का ये प्रोग्राम होगा। और डेली जो है 4 घंटे, डेली कितने घंटे, 4 आवर्स जो है प्रोग्राम चलेगा। और शनिवार को पुनरावृत्ति दिवस, ठीक है, 5 दिन तो इन्होंने ये कर लिया, मंडे टू फ्राइडे, तो ठीक है 4 घंटे डेली। और फिर इन्होंने जो शनिवार बचा अपना सैटरडे, उसमें क्या कर दिया, पुनरावृत्ति दिवस रख दिया, ओके। तो ये है इसकी समयावधि, इसमें से कुछ भी पूछ ले तो आपको बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा। रेडीनेस कार्य पुस्तिका भी चलाई जा रही है, तो वो क्या है भाई, निपुण भारत के 3 विकासात्मक लक्ष्य जो हैं कौन कौन से, HW, EC और IL के अनुसार तैयार की गई है। अब HW क्या है, EC क्या है, IL, तो ये यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म लिखी गई है। HW जो है, HW का मतलब है अपने हेल्थ एंड वेलबिंग, हेल्थ एंड वेलबिंग जो है स्वास्थ्य और अच्छाई से है HW का मतलब। और ये जो है इसके लिए जो कार्य पुस्तिका तैयार की है, जो ठीक है वर्कबुक तैयार की है, तो वर्कबुक का कलर आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि HW वाली जो अपनी बुक है भाई रेडीनेस वर्कबुक, उसका कलर कौन सा है, तो उसका कलर आप बताएंगे आसमानी कलर है,
कौन सा? आसमान में उड़ना है हेल्थ वालों को, ठीक है। स्काई ब्लू कलर है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। हेल्थ अच्छी होगी तो आसमान में उड़ो, ज़मीन पे चलो, कैसे भी करो, ठीक है, तो आराम से याद रह जाएगा। स्वास्थ्य और अच्छाई वाली बात हो गई। फिर आगे देखें इफेक्टिव कम्युनिकेटर। इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो है प्रभावी संप्रेषक, तो इसके लिए है पिंक कलर का। कौन सा है? पिंक कलर का, ठीक है, वर्कबुक। इफेक्टिव कम्युनिकेटर ये है पिंक कलर की, और इन्वॉल्व लर्नर IL जो है ये है, तो ये है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इन तीनों का कलर वापस देख लो भाई। HW वालों को तो क्या करना है, हेल्थ वालों को तो आसमान में उड़ना है, आसमानी कलर है, और इफेक्टिव है तो इफेक्टिव है, या फिर ऐसे देखो कि इफेक्टिव नहीं है तो इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया, इफेक्टिव बनाने के लिए जो है आपको एक किसी ने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, जोर से थप्पड़ मार दिया, तो आपका जो है गाल कैसा हो गया? गुलाबी हो गया, लाल नहीं हुआ, गुलाबी हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाने के लिए आपके टीचर ने क्या किया, आपके एक थप्पड़ मार दिया, तो आपका गाल जो है भाई, गाल से ही याद रख लो, या फिर गाल से ही गुलाबी, ठीक है। फिर इन्वॉल्व लर्नर से क्या हो जाएगा अपने पास में? हरा हो गया। इन्वॉल्व हो गए अपन किस में भाई? नेचर में ही। तो नेचर भाई जो प्रकृति है उसमें अपने पेड़ पौधे वगैरह हैं, तो वो सब ग्रीन कलर के हैं। तो इन्वॉल्व हो गए किस में? नेचर में। नेचर का कलर ग्रीन है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत जुगाड़ मैंने आपको बता दिया है, वैसे आपको ये सब याद रह जाएगा। और इसमें से क्वेश्चन बनेगा, तो ये 3 माह का, 12 सप्ताह का पूछ सकता है, 5 दिवस का, और कौन कौन सी रेडीनेस पुस्तक हैं ये सब पूछेगा। बाकी ये अपन ने आगे इसकी फुल फॉर्म वगैरह देखी थी कि R से क्या है, तो वो सब आपसे यहाँ पे ज़्यादातर पूछ सकता है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं कि जो इसमें आकलन है उसकी बात करें, तो आकलन के लिए रेडीनेस पुस्तिका में जो मंथ वाइज, माहवार आकलन पत्र जो है वो तैयार किए गए हैं, जिसमें A, B और C ग्रेड जो है दी जाएगी। क्या करेगा? A, B, C जो है वो ग्रेड बच्चों को दी जाती रहेगी। और स्कूल रेडीनेस कार्य के दौरान विद्यालयों का सतत आकलन जो है, कंटिन्यूस असेसमेंट होता रहेगा, और उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वो कक्षा 1 तक के जो भी बच्चे हैं उनको आवश्यक दक्षताएं प्राप्त करवा सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ यह आवश्यक है कि शिक्षक जो है, जो टीचर्स हैं, वो सभी विद्यालयों के स्कूल रेडीनेस आकलन को बेस लाइन असेसमेंट के रूप में ही उपयोग करेंगे, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा भाई टाइप करने में अपने से छूट गया था, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो यहाँ पे बाकी की ये रेडीनेस प्रोग्राम तो आपका यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। रेडीनेस प्रोग्राम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी के जो हम प्रोग्राम मतलब वो देख रहे थे क्या सब, जैसे कि हमने क्या देखा था कि SCF स्टार्ट किया है, SCF हमने देखा था, ओके। तो वो सब देखते हैं यहाँ पे। SCF के लिए अपन ने देखा था कि एक तो क्या है, ECCE के लिए स्टार्ट किया था, SCF ECCE के लिए। ऐसे ही SCF जो है फाउंडेशनल स्कूल एजुकेशन के लिए अपन ने तैयार किया था। इन दोनों के लिए एक ही जो है कमेटी बनाई गई थी, ओके। फिर हमने देखा कि SCF जो है टीचर एजुकेशन के लिए, और SCF जो है एडल्ट एजुकेशन के लिए, ये सब 2023 में चलाया गया था। फिर हमने देखा था कि जो है स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत कितने आंगनबाड़ी वर्कर, तो आंगनबाड़ी वर्कर नहीं बताए थे मैंने, 38,000 जो है, 38,000 जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको क्या दिया जा रहा है? ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कौन से ऐप पे दिया जा रहा है? तो दीक्षा ऐप पे जो है स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत इनको क्या दिया जा रहा है? ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे देखें तो हमने देखा था कि RSCRT जो है वो रेडीनेस प्रोग्राम चला रहा है, तो उसके आगे अपन को देखना है, उसके आगे क्या देखना है कि जो ICDS है, इसका फुल फॉर्म है क्या है? एकीकृत बाल विकास सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो आप लिख लेना, वापस बोल देती हूँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ओके। तो इसके तहत क्या करने वाली है सरकार? तो 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 वर्ष के बच्चे, मतलब टोटल इनको लेने 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, ये याद रखना है एक तो, ठीक है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये क्या करेंगे? ये भी वर्कबुक बनाएंगे, ये भी क्या भाई अलग से वर्कबुक बनाएंगे, जैसे कि भाई रेडीनेस के लिए बनाया है। तो ICDS जो है इसके तहत 3 से 6 साल के बच्चों के लिए क्या बनाएंगे? वर्कबुक बनाएंगे। और हमने रेडीनेस में क्या देखा था कि क्लास 1 तक का क्लास 1 का जो बच्चा है उसके लिए हम क्या चला रहे हैं? ये रेडीनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे देखें तो जो अपने ये है ICDS, तो इसमें क्या करेंगे? ये जो 3 से 6 साल तक के बच्चे इनके लिए वर्कबुक चला रहे हैं, इसमें भी आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? उसमें कलर याद रखे थे अपन ने, आसमानी, गुलाबी, हरा। यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा कि इनका नाम क्या है। तो 3 से 4 साल का जो बच्चा है ना, उसके लिए जो वर्कबुक रहेगी उसका नाम रहेगा किलकारी। क्या नाम रहेगा भाई? किलकारी,
फिर 4 से 5 साल का जो बच्चा है उसके लिए जो वर्कबुक है उसका नाम है उमंग। क्या है? उमंग। और 5 से 6 साल के जो बच्चा है उसकी वर्कबुक का नाम क्या दिया गया है? तो इसका दिया है तरंग। ठीक है, जैसे अपने चैनल का नाम भी RPSC तरंग है। ठीक है, तो इसको बस आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अपने जहाँ भी नोट्स हैं वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो बिल्कुल लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 से 4 वर्ष के लिए किलकारी है। सबसे पहले किलकारी आएगी तो फिर उमंग जो है वो तो अपने आप आ जाएगी और उमंग की तरंग। ठीक है, तो ऐसे वैसे जैसे याद कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये तो सारी बात हो गई। फिर इसके बाद में एक चीज़ और याद रखनी है कि 360 डिग्री का आपको क्या दिया जाएगा, अब एक प्रभावी रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ABC ग्रेड वगैरह के लिए यहाँ पे अभी दिया भी जा रहा है। ओके, तो ये सब अपन ने बात कर ली है। अब हम आगे देखें तो आगे हमें बात करनी है किसके ऊपर, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना है विद्या समीक्षा केंद्र। क्या बात करते हैं हम? विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान के जो स्कूल हैं उनमें छात्र की जो प्रोग्रेस है, ठीक है, जो छात्र हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए AI टूल की हेल्प से क्या किया जाएगा? ट्रैक किया जाएगा। बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको AI टूल की हेल्प से क्या करना है? ट्रैक करने के लिए क्या किया है हमने? ये विद्या समीक्षा केंद्र जो है इसको ओपन किया है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अपने कौन है भाई? अभी भजन लाल जी हैं। इन्होंने TCIL और कन्वेजीनियस जो है, क्या है? TCIL और कॉन्वेजीनियस AI जो है इनकी हेल्प से, तो दोनों का नाम पूछा जा सकता है, TCIL और कॉन्वेजीनियस AI की हेल्प से स्कूल एजुकेशन जो सिस्टम है उसको बदलने के लिए क्या स्थापित किए हैं? विद्या समीक्षा केंद्र VSK जो है ये लॉन्च किया है। VSK क्या है ये पूछ ले तो ये एक AI टूल है जो क्या करेगा? जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करेगा। कि कौन कौन है जो इसकी हेल्प कर रहे हैं? तो TCIL है और कॉन्वेजीनियस AI है। आगे देखें तो स्कूल प्रशासन में सुधार, छात्र की प्रगति और क्या है, और राज्य भर में जो शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी इस नए केंद्र की होगी। ठीक है, तो स्कूल प्रशासन में जो भी सुधार है, छात्र की प्रगति प्रोग्रेस है और राज्य में जो भी एजुकेशन का डेवलपमेंट है वो सारी जिम्मेदारी इस VSK की होने वाली है। अब मुख्यमंत्री ने जो ये लॉन्च किया है ये क्या है? नया केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करेगा। किसका यूज़ करेगा? AI का और डेटा एनालिटिक्स जो है इसका यूज़ करेगा। कौन? ये जो VSK विद्यार्थी सेवा केंद्र है। ठीक है, और ऐसा करने वाला ये देश का क्या है? 8वां राज्य होगा। 8वां राज्य होगा अपना राजस्थान। ठीक है, VSK को लॉन्च करने वाला। ओके, इस केंद्र के जरिए क्या होगा? 68,000 से ज़्यादा विद्यालयों में पढ़ने वाले 81 लाख बच्चों को, और शिक्षक कितने? तो 4 लाख शिक्षकों को, और 1.25 लाख, ठीक है, 1.25 लाख जो कर्मचारी हैं उनके डेटा की निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाटा है, अगर आपको याद होता है तो बिल्कुल इसको याद कर लें। एक बार और बता देती हूँ कि जो VSK है उसको लॉन्च करने वाला अपना राजस्थान देश का 8वां राज्य हो चुका है। किस पे वर्क करेगा? तो AI पे और डेटा एनालिटिक्स पे वर्क करेगा। उसके बाद में देखेगी स्कूल में पढ़ने वाले जो है कितने स्कूल की बात की है? तो 68,000 से ज़्यादा की। और स्टूडेंट की बात करें तो 81 लाख स्टूडेंट। टीचर्स की बात करें तो टीचर्स 4 लाख हैं, और कर्मचारियों की बात करें तो 1.25 लाख है। इन सब के डाटा की निगरानी कौन करेगा? VSK विद्यार्थी सेवा केंद्र जो ये लॉन्च किया है। ओके, आगे देखें तो 12 दिसंबर 2024 के दिन अपने मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है? तो शिक्षा संकुल जो है, क्या है, जो अपना शिक्षा संकुल है जयपुर में, उसमें नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र का क्या किया है? वर्चुअल तरीके से क्या कर दिया भाई? लोकार्पण भी कर दिया है। तो 12 दिसंबर 2024 को ये क्या है? इन्होंने वर्चुअली लॉन्च भी कर दिया था। ओके, अब आगे देखें PM विद्या क्या है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या है? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है? भारत सरकार के द्वारा PM विद्या को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या मिलते हैं अपने को? DTH TV चैनल मिलते हैं। DTH TV चैनल मिलते हैं PM विद्या के तहत। और कितने चैनल स्टार्ट किए हैं? तो 200 जो है टोटल चैनल जो है इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। अब बात करें अपने राजस्थान गवर्नमेंट को कितने चैनल मिले हैं DTH के लिए? तो राजस्थान गवर्नमेंट को मिले हैं 200 में से कितने? 5 चैनल। ठीक है, और 195 भाई अपने नहीं हैं, अपने लिए 5 चैनल इन्होंने दे दिए हैं। बढ़िया बात है। 5 DTH चैनल अपने काफ़ी हैं। ओके, और आगे बात करें टोटल है 205 जो है राजस्थान को डेडिकेटेड है।
अब इसमें देखें कि कौन सी क्लास की बात की जाएगी। तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं 1 to 12 जो अपनी क्लास है उसके लिए 5 जो है पीएम विद्या डीटीएच चैनल को स्टार्ट किया है। ट्रेल रन दूरदर्शन जो है इस पर इसका प्रसारण स्टार्ट किया था 29 जुलाई 2023 से। ठीक है, 2023 से ये चल रहा है प्रसारण, आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टीवी तो आजकल लोग देखते ही नहीं है, सब अपने मोबाइल में ही जो है जो भी पढ़ना है जो भी करना है वो सब करते रहते हैं। ओके, तो डीटीएच टीवी चैनल है, पर जहाँ तक इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो वहाँ पे अभी भी लोग टीवी देखते हैं, तो उनके लिए ये चलाया गया है ताकि उनकी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहे। तो डीटीएच का टीवी चैनल है ट्रेल रन दूरदर्शन, उस पर इसको प्रसारण कर दिया स्टार्ट 29 जुलाई 2023 से, और 9 मार्च 2024 से इसका विधिवत प्रसारण जो है 24/7 जो है 24 घंटे चलेगा भाई, 24 घंटे और 7 दिन। ठीक है, और इस चैनल का संचालन कौन करने वाला है? उस चैनल का संचालन करने वाला है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो अपना NCERT है, और शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग 4 अजमेर के द्वारा। ठीक है, और प्रसारण जो है संचालन करने वाले तो ये हो गए, और प्रसारण करने वाला है BI सेग एन गांधीनगर गुजरात। ठीक है, और किसके माध्यम से? तो जी सैटेलाइट जो है अपना 15 उसके माध्यम से इसका क्या किया जाएगा? प्रसारण किया जाएगा। तो डीटीएच चैनल अपने को मिल गए हैं 5। अब 5 कौन कौन से हैं, कितने नंबर पे कौन से जो है कौन सी क्लास के लिए बात होगी, तो ये भी दिया है भाई, यहाँ से मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो अच्छे से देखते हैं भाई 5 चैनल जो हमें मिले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक तो है अपने राजस्थान के लिए अपन RJ लगाते ही हैं, तो ये सब वही है। RJ 148 है, 149, 150 और 154 और ये 152। तो इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके, तो आई विल चेक एंड दिस इज़ 151। ओके, तो प्लीज़ करेक्ट इट। ये है अपना 151। ठीक है, 148 से स्टार्ट होकर के और हमें लिखना है कहाँ तक? ये 50 हो गया, ये 51 और ये अपना 52। ठीक है, ये है। तो ये 5 चैनल हमें जो मिले हैं RJ 148 से 152 तक। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें जो है वो कक्षा 1 से 2 के लिए मिला है। ठीक है, कक्षा 1 से 2 के जो है वो सारे प्रोग्राम यहाँ पर आएंगे RJ 148 पर। फिर 149 जो है ये 3 से 5वीं क्लास के लिए जो है यहाँ पे डेडिकेटेड है। फिर 150 वाला जो है वो आएगा अपना 6 से 8 के लिए। 151 जो है ये आएगा 9th 10th के लिए। 152 आएगा 11th और 12th के लिए। ठीक है, 152 में आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे 12th दिख रहा है। तो ये आप देखो कि भाई ये 2 क्लास जो अपन जैसे 10th के बाद में स्ट्रीम अपन को चूज़ करनी रहती थी, तो उसमें देखो 11 12 एक साथ ही अपन देखते हैं, और वैसे से पहले अपन 9th 10th को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। फिर 6 to 8, ठीक है 6 to 8, और फिर जो अपनी बची है 3 से 5वीं और पहली से दूसरी। तो वैसे आप जैसे भी याद रखें, इधर के रिवर्स ऑर्डर से याद रखो, चाहे वैसे जैसे आपको याद रहे। तो 148 से 152 तक आपको ये अच्छे से रिकॉल कर लेने हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैच द फॉलोइंग में इससे पूछा जा सकता है। ओके, पीएम विद्या में, और इसकी कब अपन ने इसको स्टार्ट किया वो सब देख सकते हो आप। विशेषता क्या है? तो विशेषता यही है कि स्कूल के सिलेबस पे आधारित होगा। शिक्षकों के लिए संदर्भ सामग्री, रेफरेंस बुक वगैरह यहाँ पे बताई जाएगी। विद्यालयों के सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रसारण होगा। 24/7 जो है फ्री में यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट प्रसारित किया जाएगा। जैसे भाई अभी आप यूट्यूब पे क्या करते हैं, यूट्यूब पे सारी क्लासेस वगैरह फ्री में मिलती है आपको। कोई कोई जैसे आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप वगैरह का बोलता है, लेकिन ज़्यादातर जो भाई कंटेंट है वो फ्री में है। वैसे ही यहाँ पे डीटीएच में निःशुल्क शैक्षिक कंटेंट आपको मिलेगा, और राज्य का शैक्षिक चैनल है ये। ठीक है, 24/7 ये सपोर्ट करने वाला। बिना इंटरनेट की सुविधा के विद्यार्थी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और डे के एंड में दिन पर्यंत जो निर्धारित अंतराल पे ये वापस आता रहता है। जैसे भाई आपने सुबह का प्रोग्राम अगर आपका स्किप हो गया है तो फिर आप क्या कर सकते हो, शाम को आ जाएगा। अलग अलग टाइम पे ये जो है भाई रिपीट होता रहेगा आपके लिए। जैसे भी बच्चे की सहूलियत है, जैसे स्कूल से आने के बाद में कोई बच्चा देखना चाहता है तो स्कूल से आने के बाद में देखे। ठीक है, जैसे भी उसको मन कर रहा है, रात में देखना है, दिन में देखना है, तो वो आराम से यहाँ पे इनको देख सकते हैं। और डेली जो है यहाँ पे क्लासेस आती रहती हैं, और अच्छे अच्छे एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पे। अगर आपको भी किसी उसमें प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे टॉपिक आराम से सर्च कर सकते हो। पूरा टॉपिक जो है वहाँ पे आराम से पढ़ाया जाता है, एक एक पार्ट में, 2 पार्ट में, जितने भी पार्ट हो। यदि सारे के सारे भाई NCERT पे बेस्ड है पूरा, आराम से NCERT के थ्रू आप देख सकते हो। जैसे आपका सब्जेक्ट का पेपर है, जैसे कोई भाई 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको ऑथेंटिक कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप आराम से आप भी यहाँ पे देख सकते हो क्लासेस वगैरह। अच्छे एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो ये तो पीएम विद्या की बात हो गई। आगे देखें RKS
MBK, इसका फुल फॉर्म अपने पहले ये चल रहा था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। क्या है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये है इसका फुल फॉर्म। लॉन्च कब किया? लॉन्च किया है 5 सितंबर 2022, सॉरी है ना, 5 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया है। लेकिन स्टार्ट ये कब हुआ था? स्टार्ट हुआ है 11 जुलाई 2022 को। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ओके। तो ये शुरुआत की जगह आप घोषणा लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो घोषणा तो हो गई थी इसकी 11 जुलाई 2022 को, और लॉन्च कब किया गया? तो शिक्षक दिवस जो है अपना 5 सितंबर 2022 को आता है, सॉरी मतलब 5 सितंबर को आता है, पर 2022 में जो है शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को इसको लॉन्च कर दिया गया। घोषणा कर दी थी जुलाई में ही, ओके। और सेशन जो है 2022-23 में इसको किया गया था। और कक्षावार जो है, कक्षावार यहाँ पे बात की गई है 1ली से 8वीं के लिए। कौन सी? 1ली से 8वीं के लिए। और यहाँ पे बात करें कि कौन कौन सी सब्जेक्ट के लिए, तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था शायद कि कौन कौन सी जो है सब्जेक्ट के लिए RKS MBK जो है प्रोग्राम चलाया गया था। तो आपको वहाँ पे साइंस भी ऑप्शन में दिया गया था, तो थोड़ा सा देखना है भाई, हिंदी, इंग्लिश और साइंस के, सॉरी मैथ के लिए यहाँ पर है, ओके, साइंस के लिए नहीं है। अब आगे देखें तो जो है यहाँ पे अगर अपन देखें कि वर्कबुक चलाई गई है, यहाँ पे भी वही सेम वर्कबुक है भाई। ये वर्कबुक में कंफ्यूज मत होना, इन सबको एक पेज में एक साथ लिख लेना। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए थोड़ा सा अलग अलग है। आपको जब भी टाइम मिले ये PDF मैं आपको दे दूँगी। ये PDF मैंने ही बनाई है, इसलिए 2 दिन का टाइम आपको लग गया भाई, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट है, तो आप इसको आराम से अलग से सेग्रीगेट करके एक पेज पे लिख लें, जो भी मैंने बताई है आपको। जैसे ICDS की अपन ने 3 वर्कबुक देखी है, कौन कौन सी? किलकारी देखी है, उमंग देखी है और तरंग देखी है। वैसे ही हमने रेडीनेस प्रोग्राम के लिए देखी है, ठीक है। जो रेडीनेस प्रोग्राम अपन ने देखा था, तो उसके लिए भी अपन ने 3 वर्कबुक देखी है, तो वो आपको लिखनी है। कौन कौन सी थी? एक तो आसमानी कलर की थी पहली, दूसरी भाई आपको थप्पड़ मारा था किसके लिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, तो गुलाबी हो गया था गाल। फिर लास्ट में थी ग्रीन नेचर के पास। तो इस तरह से जो है सारा आपको साथ में लिख लेना है, ऐसे एक टेबल सी बना लेती हैं, ताकि जो है आप लास्ट में जब भी रिवीजन करेंगे ना, अभी तो आपके पास में टाइम है लेकिन लास्ट में टाइम नहीं बचेगा, तो रिवीजन में ये चीज़ें छोटे छोटे पेज जो है ना, ये ही आपके काम में आएंगे। पूरा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, पूरा जो है आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, लेकिन लास्ट में ऐसी चीज़ों में ही कन्फ्यूज़ होते हैं। तो उन सबको एक साथ लिख लेना। जैसे ये अपन देख रहे हैं वर्कबुक, वापस से किसके लिए देख रहे हैं? जो अपना RKS M जो है शिक्षा के बढ़ते कदम है ना, ये अपना RKS M के भी, तो इसके लिए जो भी वर्कबुक है ये देख रहे हैं आप। तो ये सारी यहाँ पे ऐसे लिख लेना है आपको। आगे भी कुछ आएंगी तो वो भी सब यहाँ पे एक साथ ही लिखना है। चाहे पेज को आप पोर्ट्रेट करके लिख लें, पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप, जैसे भी आप लिख सकते हो ना वैसे लिखो। और एक ही पेज पे होना चाहिए, ये नहीं कि 2 पन्ने पलट रहे हो आप। एक पेज पे छोटे छोटे अक्षर में अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे, आपको ही फ़ायदा होगा, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं आपके लिए ये मेहनत करके दे दूँगी, तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जितना आप खुद लिखोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो भाई क्लास के साथ साथ तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बताती रहती हूँ। अगर आपको इनसे हेल्प मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, तो आप उसमें कुछ तो अपनी प्रतिक्रिया दे के जाएँ। आप क्लास देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना हाइप करते हैं। आप हाइप क्यों नहीं करते पता नहीं। हाइप करने से भाई अपना जो कंटेंट है, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो और बच्चों तक भी जाए, तो यूट्यूब को भी पता चले कि भाई हाँ ठीक है, इनका चैनल अच्छा है, इनका कंटेंट अच्छा है, रिलायबल है, बच्चे इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो आप हाइप का बटन दबा सकते हैं। एक वीक में आप 3 बार हाइप कर सकते हैं, लेकिन आप तो एक बार भी हाइप नहीं करते हैं। पता नहीं इसमें भी आपका कौन सा पैसा लगता है। ना आप लाइक करते हैं, ना आप शेयर करते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है और फिर भी आपको इसकी अभी कोई कदर नहीं है। आपको तो भाई 20 मिनट 30 मिनट वाली ही क्लास चाहिए, तो फिर आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं। बिल्कुल आप उसी प्लेटफॉर्म पे रहें। और अपने को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अपने पढ़ने वाले बच्चे ही हों, लेकिन थोड़ा सा जो है आप भी अपने साथियों को बता सकते हैं जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना भाई, उनके साथ ही शेयर करना। जो टाइम पास कर रहे हैं उनके साथ कोई शेयर मत करना, ठीक है। मैं तो आपसे सीधा बोल रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बच्चों की भाई, ठीक है। जो खुद के लिए सीरियस नहीं है, फिर उसके लिए अपन को क्या करना है, ठीक है। तो वर्कबुक जो है इनका नाम देख लेते हैं अपन। तो पहली क्लास के लिए हो जाएगी, उसका नाम रखा है प्रथम। क्या रख दिया? फर्स्ट क्लास के लिए प्रथम ही रख दिया। दूसरे के लिए रख दिया है पल्लव। क्या रख दिया? पल्लव रख दिया। तीसरी के लिए रख दिया है पहल, ठीक है। पल्लव और पहल सारे ही पैसे हैं, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि भाई कौन सा क्या है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली क्लास के लिए है प्रथम, सेकंड के लिए है पल्लव, थर्ड के लिए है पहल। देखो पहल में 3 ही अक्षर है, यहाँ पे पहल, ठीक है।
3 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। चौथी पाँचवीं के लिए प्रयास है, सेम है। चौथी पाँचवीं के लिए प्रयास, छठी सातवीं के लिए भी सेम है, प्रवाह है। ठीक है, छठी सातवीं के लिए सेम है प्रवाह, और 8वीं क्लास के लिए है प्रखर। ओके, तो अभी ये जो है प्रखर, ये बहुत ज़्यादा अपना चल रहा है, प्रखर अभियान भी है, बहुत ज़्यादा अपना चर्चा में चल रहा है, तो इसको भी देखते हैं। अब जो ये अपना था ना अभी प्रोग्राम, अपन कौन सा देख रहे हैं, ये RKSMBK। ठीक है, तो 22 में ये किया गया था स्टार्ट। तो ये जो प्रोग्राम है अपना RKSMBK, तो ये जो है ना प्रोग्राम, इसका नाम बदल के ही क्या कर दिया गया है, MSRA कर दिया गया है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसका ही नाम बदल के कर दिया गया है। तो अभी इसको इस नाम से जाना जाता है, पहले 2022 के टाइम से इसको इससे नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, इसके तहत इन्होंने क्या किया है, तो जो MSRA है उसका इन्होंने क्या किया, असेसमेंट कराए। तो पहला आकलन तो कराया इन्होंने, पहला एक एग्ज़ाम करवाया 21 से 22 जनवरी 2024 को। कब कराया, 21 से 22 जनवरी 2024 को कराया। दूसरा कराया इन्होंने, दूसरा ये करवाया है 24 से 26 अप्रैल 2025 को। एक तो करवाया है 21-22 को जनवरी में। ठीक है, कब करवाया है, 21 और 22 को जनवरी में। दूसरा करवाया है कब, 24 से 26। यहाँ पे 22 तक हो गया, देखो कैसे याद रखोगे, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 को छोड़ दिया ना, 23 को छोड़ दिया और ईयर आ गया 24। उसके बाद में 24 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे 24 से ही डेट स्टार्ट होगी, 24 से 26। यहाँ पे 2 दिन था, यहाँ पे 3 दिन है, 24, 25, 26। ठीक है, और यहाँ पे 25 है ना बीच में, तो बीच में 25 है, तो 24, 25, 26 और 25 जो है 2025 है। ठीक है, तो थोड़ा सा जुगाड़ करके इसे याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा। ऐसे किताबों में लिखी हुई होगी चीज़ें, अगर आपके पास अच्छा मैटर है तो फिर थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ता होगा, पर ऐसे थोड़े थोड़े आप अगर देखोगे ना, उसको देखते रहोगे, मैटर को पढ़ोगे, तो आपको खुद ही चीज़ें याद होने लग जाएंगी। ऐसा रट्टा मारना नहीं पड़ेगा आपको, ऑप्शन देखते ही थोड़ा सा दिमाग को चलाते ही आपको ऑप्शन क्लिक हो जाएगा और आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। पर शर्त यही है कि आपको साथ में बना रहना है और अपना दिमाग भी जो है उसको खाली नहीं रखना है, उसको भी क्या करना है, चलाते रहना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब अपन जो अपना मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, MSRA, इसके तहत ही भाई ये निपुण संवर्धन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, इसको अब देखेंगे अपन। तो जो प्राथमिक शिक्षा है अपनी प्राइमरी एजुकेशन, उसको अच्छा बनाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए जो अपना शिक्षा विभाग है भारत सरकार, उसके द्वारा 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत जो मिशन है इसकी शुरुआत की गई। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि निपुण भारत मिशन कब शुरू किया गया। निपुण भारत मिशन किया गया भाई 5 जुलाई 2021 से शुरू। कब किया गया, 5 जुलाई 2021 से शुरू किया गया। और इसका टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है कि कक्षा 2 तक के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 2 तक के जो भी बच्चे हैं 3 से 8 साल के, तो उनमें क्या हो, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे क्या हो, उनमें जो FLN हमने देखा था चैप्टर 2, उसमें क्या था, हमने जो बच्चे को मूलभूत शिक्षा देनी थी, संख्या ज्ञान, तो उसके लक्ष्य को 2026-27 तक हासिल करना है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, कक्षा 2 तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनको नेशनल लेवल पे FLN के लक्ष्यों को 2026-27 तक प्राप्त करना है। वहाँ पे अपन ने देखा था कि भाई कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं ना, कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए ये बात कर रहे थे, कहाँ पे, NEP में, अपन चैप्टर नंबर 2 में। वो कह रहे थे कि 2025 तक हमें क्या करना है, ये FLN का टारगेट पूरा करना है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं निपुण भारत अभियान के तहत कि कक्षा 2 तक के बच्चे चाहिए हमें और 3 से 8 साल इनकी एज होगी। तो इनके लिए जो भाई अपना टारगेट है, ये 2025 की जगह अपन क्या करेंगे भाई, 26-27 जो नेक्स्ट सेशन अपना आने वाला है, तो उसमें कोशिश करेंगे कि ये अपना हासिल हो जाए। ओके, तो ये ईयर इम्पोर्टेंट है और ये क्लास वगैरह ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखें तो निपुण भारत मिशन जो है, इसके अंतर्गत जो अपना FLN है, बुनियादी शिक्षा और संख्या ज्ञान, तो इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही ये स्टार्ट किया है। तो इसके लिए विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए कितनी प्रोग्रेस वगैरह बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, तो निपुण भारत मिशन हो गया, 5 जुलाई 2021 को ये स्टार्ट हो गया। ओके, और FLN के टारगेट को कब तक प्राप्त करना है, 2026-27 तक। कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए, कक्षा 2 तक के लिए। ठीक है, कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए, और 3 से 8 साल एज हो गई। अब इनकी जो है प्रोग्रेस वगैरह को जानने के लिए क्या करा भाई सरकार ने, जो परख अपन ने देखा था, परख 2024, ये भी किया है स्टार्ट। तो परख 2024 फाउंडेशनल लर्निंग वगैरह ये सब लिखा है। तो इसके परिणामों के आधार पर 26-27 तक FLN के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाएगी भाई, निपुण संवर्धन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है, निपुण संवर्धन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका क्या टारगेट है, जिसका उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों के पठन कौशल में, जो पढ़ना है मतलब रीडिंग जो स्किल है उसमें, संख्या ज्ञान जो है उसकी समझ में क्या हो, अंडरस्टैंडिंग में
डेवलपमेंट में विकास हो, निश्चित जो समयावधि है उसमें समय के साथ पढ़ने, मूलभूत संक्रिया करने की संस्कृति का भी विकास हो, पठन कौशल जो क्या है उसकी रीडिंग स्किल्स है, संख्या ज्ञान, उनको अनुकूल वातावरण मिले, जो लाइब्रेरी की पुस्तक वगैरह है उनका ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज करना सीखे, लोकल जो परिवेश है उसकी कहानी कविताओं को कक्षागत जो है अपनी गतिविधि है उसके माध्यम में शामिल करें, जो ABL है अपनी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किट वो भी अपन बच्चों को वहाँ पे देंगे निपुण संवर्धन के अंतर्गत, और जो विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य कराते हुए उनकी जो एजुकेशनल रिपोर्ट है वो अपन दर्ज करेंगे। ये सब इसका उद्देश्य है। तो जनरल उद्देश्य है, उद्देश्य से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जनरली, जो डेट वगैरह है और दूसरी चीज़ें उनसे क्वेश्चन जनरली बन जाएगा। FLN के अंतर्गत जो नेशनल लेवल पे 3 महत्वपूर्ण विकासात्मक लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं। कौन कौन से भाई 3 लक्ष्य? तो 3 लक्ष्य ये है कि बच्चा जो है एक तो क्या होगा अच्छे स्वास्थ्य और विकास को प्राप्त कर सके, अच्छी हेल्थ होगी तो फिर आराम से पढ़ लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसको। दूसरा उसको प्रभावी जो है संवाद स्थापित करने में निपुण बनाना है, अच्छा कम्युनिकेशन वगैरह उसका करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसमें उसको निपुण बनाना है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप रहेगा, कोई लैंग्वेज में उसको बैरियर आ रही है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे को। तो पहला तो भाई यही है कि स्वास्थ्य और विकास पे ध्यान देंगे, और दूसरा है कि प्रभावी संवाद स्थापित कराने में कोशिश करेंगे, और तीसरा है कि अपने वातावरण से जुड़ते हुए सीखने की प्रक्रिया में वो शामिल हो जाए। ओके, अब इसकी भी शिक्षण प्रक्रिया है कुछ निपुण के अंतर्गत ही। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो अपना FLN है उसके कौशलों को प्रभावी बनाने के लिए 4 जो शिक्षण प्रक्रिया हैं 4 ब्लॉक पेडागोजी यहाँ पे स्टार्ट की है। तो इसमें देखते हैं कि पहला जो है भाषा और साक्षरता विकास का समग्र विकास अनुभव करना है। क्या करना है? भाषा और साक्षरता विकास का समग्र अनुभव के लिए शिक्षण प्रक्रिया। तो इसमें पहला तो क्या है कि मौखिक भाषा का विकास करेंगे। बच्चे का जो मौखिक भाषा है, बोलने वाले जो लैंग्वेज है उसका क्या करना है? विकास। तो उसका विकास करने के लिए क्या करेंगे? जो भी चित्र हैं, कहानी है, कविता है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी चर्चाएं हैं वो अपन को किस में करनी है? स्थानीय भाषा में करनी है। कैसे करनी है? स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में करनी है। ठीक है, तो मौखिक भाषा का विकास तो अपन ऐसे कर सकते हैं। शब्द पहचान डिकोडिंग के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए ध्वनि जागरूकता क्या करेंगे? साउंड अवेयरनेस और ध्वनि प्रतीक संयोजन करके शब्दों को और वाक्यों को जोड़ने के बारे में बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साउंड अवेयरनेस, साउंड का जो भी क्या है प्रतीक चिन्ह वगैरह है उनको जोड़ तोड़ कर वाक्यों को सिखा सकते हैं। तीसरा है पढ़ना और समझना। इसमें क्या होगा? साझा पठन, निर्देशित पठन, स्वतंत्र पठन और पढ़कर सीखना। जैसे कि बच्चे ग्रुप में पढ़ें और उनको जब गाइडेंस दे कि आप ये चीज़ पढ़ के बताइए तो वो वैसे पढ़ें। स्वतंत्र पठन, उनकी मर्जी से जो भी उनको पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हैं, और जो पढ़ करके उनके समझने की रणनीति वो सब यहाँ पे डेवलप करेंगे। और लास्ट है कि लेखन अभिव्यक्ति। तो लेखन अभिव्यक्ति, चित्रकारी, अक्षर शब्द लेखन, श्रुति लेख और पाठ आधारित लेखन के माध्यम से अपन उनको जो लिखने की अभिव्यक्ति है उसको सुधार सकते हैं यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं बुनियादी संख्या ज्ञान और कौशल विकास के लिए शिक्षण प्रक्रिया। तो इसमें क्या होगा? मौखिक गणित वार्ता होगी। ठीक है, क्या होगा? मौखिक जो है गणित वार्ता होगी। अब मौखिक गणित वार्ता ओरल जो है मैथ का कन्वर्सेशन करना है अपन को, तो उसमें क्या करेंगे? संख्या तुकबंदी, संख्या से जुड़े हुए कुछ भी सवाल वगैरह बच्चे को दे देंगे और मतलब उनको कविता के माध्यम वगैरह से सिखाएंगे। गीत, दैनिक जीवन की गणितीय समस्या पे बातचीत करेंगे। जैसे उसको बताएंगे बच्चे को कि भाई आपके पास में 10 रुपये हैं, ठीक है, और आप दुकान पे सामान लेने गए, कुछ भी एक चिप्स का पैकेट या कुरकुरे जो भी भाई, ठीक है, बच्चे तो यही खाते हैं, कितना ही मना कर लो पर वो वही चीज़ें जो अपन मना करेंगे वही जाके लेके आएंगे। तो अपन ने उससे कहा कि आप क्या कीजिए, आपके पास में 10 रुपये हैं, आप एक तो क्या कीजिए 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट ले आइए और आप 2 रुपये की टॉफ़ी ले आइए। ठीक है, तो फिर आपके पास में कितने रुपए बचे? तो इस तरह की जो भी चीज़ें आप बता सकते हो कि आप 10 रुपये लेके गए थे, 5 का आप क्या ले आए? बिस्कुट ले आए, और अब आप 2 रुपये की टॉफ़ी ले आए, तो 5 और 2 तो आपने खर्च कर दिए। तो उंगलियों के माध्यम से आप बता सकते हो या फिर किसी भी चीज़ से, तो आपने से उन चीज़ों को हटा दोगे तो आपके पास कितनी चीज़ें बचेंगी, तो वैसे आप बच्चे को दिखा सकते हो। तो बच्चा कहेगा कि भाई आपके पास तो 3 है, 3 चीज़ें अपने पास बचेगी, तो 3 रुपये अपने पास बचे। तो इस तरह से डेली लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एरिया वगैरह निकालना, तो थोड़ी बड़ी कक्षाओं में ये सब चीज़ें अपन बताते हैं। तो डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई, तो वो अपन बच्चे को दे सकते हैं, वैसी बातचीत कर सकते हैं, तो बच्चा वैसे वैसे सीखता जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कौशल शिक्षण। कौशल शिक्षण में क्या करेंगे? अब मूर्त से अनुभव। ठीक है, मूर्त से अनुभव की ओर ले जाएंगे। ELPS जो है, ELPS में क्या आ जाएगा? अपना एक्सपीरियंस आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा बोला हुआ, चित्र आ जाएगा पिक्चर, और ऐसे आ जाएगा सिंबॉलिक। तो ये सारे के सारे स्किल इसमें डेवलप करने।
कौशल का अभ्यास करना है, स्किल की प्रैक्टिस करानी है, वर्कशीट पर अभ्यास और दोहरान रिवीजन करवाएंगे, गणित के खेल वगैरह, ठीक है, गणित के खेल वगैरह, समस्या समाधान खेल, इंडोर आउटडोर और पहेलियाँ वगैरह उसको देनी है। पहेलियाँ वगैरह में जैसे बचपन में आपसे कोई कहता होगा कि भाई आप क्या 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 कीजिए, कोई नंबर लीजिए, फिर उसको दुगना कीजिए, फिर उसका आधा कीजिए, फिर ये कीजिए वो कीजिए, तो आपके पास में ये नंबर आया, तो वो आपको झट से आंसर बता देते थे कि आपने कौन सी संख्या, आपने आपके मन से कोई सी भी संख्या सोची है, लेकिन वो आपको बता देते थे कि भाई आपका आंसर 2 आया है, 4 आया है, यही आया है, और आप कहते थे बिल्कुल हाँ यही आया है। तो उसके पीछे क्या है, सारा मतलब लॉजिक लगा रहता था, जो हमें हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। लेकिन बच्चे को ये चीज़ें पता नहीं होती, बच्चा बड़ा खुश हो जाता है कि मैंने तो अलग संख्या सोची थी, इनको बताया भी नहीं था, फिर भी इन्होंने सही आंसर कैसे बता दिया। तो फिर बच्चा भी कोशिश करता है कि मैं भी ये चीज़ें किसी और से पूछूंगा और फिर मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें बच्चे को सिखा सकते हैं आराम से, तो जिसमें बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और साथ साथ चीज़ें सीख भी लेगा, ठीक है। वो बाद में जब बड़ा होकर के मतलब थोड़ी हायर क्लासेस में जाएगा तो वो सारी चीज़ें उसको आराम से लिखी हुई मिल जाएगी, कैसे हमने उसको यूज़ किया था, कैसे हमने उसको बताया था कि ये देखो एक जादुई ट्रिक बताते हैं, ये बताते हैं। तो वो सब बाद में सब समझने लग जाएगा कि कोई ट्रिक वगैरह नहीं थी, इसके पीछे कॉन्सेप्ट लगा हुआ था, बस हमारे माइंड में जो है वो चीज़ें कर ली थी पहले ही, और फिक्स जो है ये आंसर आता था जो कि आपने उनको बता दिया है, ठीक है। तो चलते हैं आगे भाई। अब है अपना मौखिक पठन प्रवाह, ठीक है। मौखिक पठन प्रवाह ORF भी इसको बोलते हैं, ओरल रीडिंग जो है फ्लुएंसी। क्या लिखे हैं अपन इसको भाई, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी इसकी फुल फॉर्म है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं भाई, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, अपने टाइम थोड़ा सा कम है तो इसलिए। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है अपना MSRA, इसके तहत ही ये अपना जो है ORF FLN पे केंद्रित ही कार्यक्रम है। और ORF जो है ये क्या है कि एक जो है AI बेस्ड क्या है पहल है, जिसमें क्या होगा, जो बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट, उनकी आवाज़ को क्या करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा, ये जो एक एप्लीकेशन है उस पर जाके क्या है, अपन इसको ऑन करेंगे तो ये बच्चों की आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा, उनके पठन कौशल का विश्लेषण करेगा, जो उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, जो रीड किया है उसका क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, उनकी गलतियाँ वगैरह यहाँ पे बताएगा, जिससे बच्चे को क्या होगा, जो भी उसने पढ़ा है तो उसकी जो भी गलतियाँ हैं वो बताएगा, तो उसका मूल्यांकन होगा। ये मूल्यांकन जो है विद्यार्थियों का जो धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता को मापेगा और उनके कौशल अंतराल को पहचानेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ORF है, तो ORF है, ORS नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। ORF है ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, मौखिक पठन प्रवाह जो है FLN पे ही बेस्ड है। AI बेस्ड टेक्निक है, जिसमें बच्चा जो भी चीज़ पढ़ेगा उसका एनालिसिस करेगा AI, और फिर उसको बताएगा क्या गलती की है, एनालिसिस करेगा बच्चा, तो उसकी क्षमता वगैरह यहाँ पे बाद में अच्छे से वो सीख जाएगा, और जो गैप है उसको फुलफिल कर लेगा। और प्रवाहशीलता जो है वो प्रति मिनट सही शब्द और सटीकता के आधार पे यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, शिक्षक जो है विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति को समझ सकेंगे, और लक्षित सहयोग जो है भाई बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन सा शब्द वो अटक अटक के पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कौन टीचर, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। और वर्तमान में ये जो कार्यक्रम है ये क्लास 3 से 8 के लिए चल रहा है, और हिंदी जो हिंदी लैंग्वेज उसके पठन प्रवाह को सुधारने के लिए चल रहा है, ठीक है। तो भाई हिंदी जो लैंग्वेज है ना, अभी अपन बोल देते हैं कि हमें बहुत अच्छी हिंदी आती है, लेकिन आपसे कोई कहे कि आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोल के बताइए या फिर शुद्ध हिंदी में कुछ लिख के बताइए, तो फिर है ना आपके पसीने छूटने लग जाते हैं, ठीक है। तो शुद्ध हिंदी जो है इतना आसान नहीं है। हम बोल देते हैं कि हमें शुद्ध हिंदी आती है, हमें राजस्थानी आती है, ये आती है, वो आती है, लेकिन आपको जो है बिल्कुल एक प्रॉपर लैंग्वेज जो है ना वो अभी तक भी नहीं आती है, क्योंकि हमने उसको ढंग से चीज़ों को पढ़ा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, काम ही नहीं लिया है, तो थोड़ा सा हमें भी अभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई बच्चों को आगे ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए क्लास 3 से 8वीं में ही बच्चों को हिंदी भाषा पठन प्रवाह की दक्षता के लिए अभी से ही तैयार कर रहे हैं। तो अपनी जैसी भाई थोड़ी सी स्थिति उनकी ना हो, अच्छी स्थिति ही रहे और वो हिंदी को आगे तक ले जाएं, तो इसके लिए भाई अभी से अपना प्रयास जारी है। ओके, अब आगे देखें, ये कार्यक्रम जो है विद्यार्थियों की पठन दक्षता में इनमें सुधार करेगा। तो AI फाउंडेशन कौन सा है, तो ये पूछा जाएगा। तो वागवानी जो है AI फाउंडेशन की हेल्प से शाला दर्पण शिक्षक ऐप, कौन सा ऐप है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो अपन ने ये देखा है ना प्रोग्राम ORF, ये वागवानी AI फाउंडेशन की तो हेल्प से, और शाला दर्शन जो शिक्षक ऐप है इसके माध्यम से होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ORF के लिए AI कौन सा है, हेल्प किससे ली, तो वागवानी से ली है, और ऐप कौन सा है, तो शाला दर्शन शिक्षक ऐप है। ओके, अब अपन देखते हैं आगे, रीड ए थॉन अभियान। क्या है रीड ए थॉन अभियान, तो रीड ए थॉन अभियान भी जो है MSRA के तहत ही जारी किया गया एक कार्यक्रम है। इसका शुभारंभ जो है भाई 17 सितंबर 2025 को ही किया गया है।
रीड ए थॉन तो अभी बहुत चर्चा में है, करंट अफेयर्स में भी आपने देखा होगा, सितंबर का अगर कहीं से पढ़ा है तो ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, सुजस वगैरह में दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है भाई, दिसंबर छोड़कर आपका एग्जाम तो जनवरी में है, सितंबर का करंट अफेयर है, आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 17 सितंबर 2025 को ये स्टार्ट किया गया रीड ए थॉन अभियान, MSRA के तहत ही है। और रीड ए थॉन अभियान जो है सारे के सारे जो गवर्नमेंट स्कूल है ना अपने, उसमें एक ही टाइम पे 10 मिनट तक सामूहिक पठन का अभियान है। क्या करना है, 10 मिनट तक सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें क्या करना है, एक ही टाइम पे क्या करना है, सामूहिक जो है पठन करना है। कोई भी चीज़ जो भी आपको पसंद है, स्टोरी वगैरह जो भी, तो वो सब एक साथ पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेगा, तो कौन कौन पढ़ेगा भाई, पहली से 12वीं के सारे बच्चे आ जाओ एक तो, ठीक है। और कौन आ जाओ, सारे के सारे टीचर्स आ जाओ, फिर पेरेंट्स भी आ जाओ, फिर समुदाय जो कम्युनिटी है, सदस्य हैं, अधिकारी, ये सब इसमें भाग लेंगे। और मिलकर क्या करेंगे, निश्चित समय पर अपनी पसंद उपलब्ध किसी भी पुस्तक को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, क्या किया इन्होंने यहाँ पे, इसमें जो कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे थे सारे के सारे टीचर आ गए, पेरेंट्स आ गए, समुदाय आ गए, सदस्य आ गए, अधिकारी सब आ गए। और सब ने क्या किया, एक निश्चित टाइम, जैसे 8 बजे स्टार्ट होगा तो 8 बजे सारे अपनी अपनी जगह पे क्या करेंगे, 8 से लेकर 8:10 तक उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है रीड ए थॉन अभियान, 17 सितंबर 2025 को स्टार्ट किया, सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट किया गया। 10 मिनट तक के लिए जो है अपन को साथ में यहाँ पे पठन करना है। ओके, तो अब थोड़ा सा और अपना यहाँ पे बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। और प्रखर जो अभियान है ना, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो अपना शिक्षा अधिगम के नवाचार में भी आ जाएगा और NEP में भी, तो अपन उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो उसमें थोड़ा सा अपना अच्छी चीज़ें हैं, तो प्रखर और प्रखर 2.0 ये दोनों अपन देखेंगे, इसलिए इसको अपन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑलरेडी 1 घंटे के लगभग की आपकी क्लास हो चुकी है, तो आप यहाँ पे बोर हो गए होंगे कि ये NEP के नाम पे हमें क्या क्या पढ़ा दिया गया है, शैक्षिक परिदृश्य वगैरह। तो ठीक है ना, तो अभी इतना आपके लिए सफिशियंट है, और बाकी का ये जो है ये अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे आराम से। ठीक है, तो टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा शानदार दिया जाएगा। और ठीक है, आपको एग्जाम में पेपर देख के ये नहीं लगेगा कि हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी। अब आप कितना ध्यान रख पाते हैं, कितना रिवीजन कर पाते हो, वो देखो आपके ऊपर है। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकती हूँ, कुछ चीज़ें बता सकती हूँ कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, यहाँ पे आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लें। बाकी देखो, मेहनत आपको अपने हिस्से की खुद ही करनी है भाई। मैं आपके लिए 1% ही यहाँ पे भाई जो है आपकी ये मान के चलती हूँ मदद कर सकती हूँ। बाकी जो भी भाई 99% आपको याद करना है, आपकी और भी जो भी चीज़ें हैं उन सबसे कॉर्पोरेट करके चलना है, मेहनत करनी है, टेस्ट देने हैं, डेली लाइब्रेरी जाना है, घर की जो भी सिचुएशंस है उन सब में पढ़ना है। तो बाकी सारी मेहनत जो है वो आपकी एक तरफ रहेगी। मैं तो ये मानूंगी कि मैंने आपको जो है, मैंने तो 100% दिया, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 1% ही हेल्प कर पाई। बाकी आपने आपकी कितनी परसेंट हेल्प की, 99% हेल्प की, और आपने 100% मिला के अपन ने क्या कर लिया भाई, सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, तो भाई मेरे इतने से प्रयास से आपका अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाई आपकी क्लास देखी थी, अच्छा कंटेंट था, और आपकी वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पे आज जॉब मिल चुकी है। ठीक है, तो ऐसा मैं चाहती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे अपन प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी चाहेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बस लास्ट हम देख लेते हैं 2-3 मिनट में, NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में जो RSCRT है अपना उदयपुर में, उसकी क्या भूमिका है। तो ये एक तो भाई लीडरशिप, नेतृत्व का कार्य कर रहा है। तो ठीक है, NEP के तहत जो है राज्य में शिक्षा से संबंधित जो भी स्टैंडर्ड है, मानक और जो भी सिलेबस है उनसे रिलेटेड एकेडमिक मामलों का नेतृत्व कौन करता है, SCERT करता है। SCERT की जगह यहाँ पे अपन RSCRT कर देते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे राजस्थान की बात करें। ये S का मतलब यहाँ पे स्टेट होता है, राजस्थान की बात कर रहे हैं इसलिए SCERT। ठीक है, फिर जो SQAF है, ये SCERT द्वारा हितधारकों के व्यापक परामर्श के बाद में स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन करेगा, वही स्कूल क्वालिटी का एवेल्यूशन करेगा, प्रत्यानयन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है इसकी, SQAF की हिंदी में फुल फॉर्म है ये स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन फ्रेमवर्क। और दूसरी है इसकी इंग्लिश में भाई SQAF की स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क। क्या है, स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो हितधारक है उनके व्यापक परामर्श के लिए है। ठीक है, फिर लास्ट है अपना CMP है मतलब चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। ये क्या करेगा, जो CRC है अपना और BRC और डाइट, क्या है CRC BRC और जो अपना डाइट है, इनको नया जीवन प्रदान करने के लिए SCERT क्या करेगा, परिवर्तन का प्रबंधन प्रक्रिया, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का नेतृत्व करेगा। और आने वाले जो 3 साल है ना, उनमें जो तीनों संस्था दी है CRC BRC डाइट, इनका क्या करेगा, क्षमताओं को
और कार्य संस्कृति में भी चेंज करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखे हैं क्या, किसके भाग, ये RSCRT के। ओके, अब ये देखिए, ये है अपना क्या भाई, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 राजस्थान का रिपोर्ट। तो इसमें हम जो है ये सारे डाटा वगैरह याद नहीं करेंगे, बस हम ये देखेंगे कि जो है इसका सर्वेक्षण वगैरह किसने करवाया था। तो परख राष्ट्रीय 2024 का सर्वेक्षण करवाया, इसकी रिपोर्ट है। तो ये परख ने, ठीक है, NCERT ने, स्कूली एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने। ओके, अब ये पूछा जाएगा कौन कौन सी क्लास का यहाँ पे क्या किया गया है, सर्वेक्षण किया गया। तो तीसरी, छठी और 9वीं क्लास का ही यहाँ पे क्या किया गया, ओनली सर्वे किया गया है। अब इसमें आगे देखें तो भाषा, गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कौन सी भाई, जो एक तो लैंग्वेज की, मैथ की, साइंस की और SST की जो है दक्षता के स्तर पर जानने के लिए क्या किया ये सर्वेक्षण। 3 लैंग्वेज, कौन सी 3, तो लैंग्वेज हो गई अपनी, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई और संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो है लैंग्वेज, इनमें ये किया गया है। ठीक है, परख का सर्वेक्षण। सब्जेक्ट यहाँ पे भाषा हो गई, गणित हो गई, साइंस हो गई, SST हो गए, इनका लेवल जानने के लिए। उद्देश्य ये है कि स्कूल प्रणाली जो है कितनी इफेक्टिव है उसका आकलन करना है, छात्रों की जो दक्षता है उसका मूल्यांकन करना है और NEP के साथ में नीतिगत जो है सुधार को दृष्टिगत करना है। अब इस सर्वे में शामिल जो स्कूल है और छात्र, उनकी संख्या यहाँ लिखी हुई है भाई, तो वो अब चाहो तो याद कर सकते हो तो कर लेना, वरना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं लिख देती हूँ। कक्षा 3 के लिए भाई यहाँ पे तो अपन लिख रहे हैं स्कूल, यहाँ पे लिख रहे हैं छात्र। ठीक है, तो कक्षा 3 के लिए अपन ने 1694 में तो कितने छात्र हैं, सॉरी स्कूल हैं, और स्टूडेंट थे 34,109। ऐसे ही क्लास 6 में कितनी बात हुई, स्कूल थे जिन्होंने भाग लिया भाई 1526 और स्टूडेंट है 36,124। और 9th क्लास के लिए है कितने, 1789 और ये है 48,053 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इस सर्वे का डाटा है। तो आप बस ये ही ध्यान रखें, ज़्यादा इसमें दिमाग ना खराब करें। तो कक्षा 3 में तो क्या है 1600 के आसपास हैं, 1694 में, और 6 में है अपने 1500 के आसपास, और 9 क्लास में है, ये लास्ट में 9 है, 1789। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे याद रखो कि कक्षा 3 है तो 3 के लिए 34,000 है, फिर 6 के लिए देखो यहाँ पे 6 आ गया 36,000, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 8 है। ठीक है, 48,000। ऐसे थोड़ा सा जुगाड़ करके 1-2 बार देख लो डाटा, बस ज़्यादा एग्जैक्ट डाटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाए और कन्फ्यूजन हो तो फिर छोड़ देना उस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन करने जरूरी हो अपने। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे औसत प्रदर्शन वगैरह दिया गया है, तो बस इसमें आप ये देखो कि भाई अपना क्या है, जैसे ये ग्रेड 3 मतलब तीसरी क्लास, ये छठी क्लास, 9वीं क्लास का दिया गया है। तो लैंग्वेज और गणित की बात करें, तो लैंग्वेज और मैथ की बात करें तो ये अपना राजस्थान का रेशियो है, ये भारत का। तो बस आप यहाँ पे ये गौर करो कि यहाँ 64% टोटल भारत का है और अपना राजस्थान ने ही 70% कर लिया है भाषा में भी। और ऐसे ही जो है भारत का 60% है और गणित में 66% राजस्थान का। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितना बढ़ गया है, 6%। ठीक है, यहाँ पे भी लगभग 6%। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो ग्रेड 6 में यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज, यहाँ भी अपने 9th में भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर भी इंक्रीज। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है कि भारत की तुलना में भाई राजस्थान ने अपग्रेड ही किया है, तो अच्छा प्रदर्शन अपना रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि ग्रेड 3 में भाषा और गणित दोनों में ही अपना प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 6% ज़्यादा रहा है, दोनों में ही 6% ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 6% अधिक रहा है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी भाषा, गणित और वर्ड अराउंड में क्या है, अपना औसत से अधिक ही रहा है, तीनों में ही क्या है, औसत से ज़्यादा रहा है। यहाँ पे ये है, इससे तो ज़्यादा ही है अपना, तीनों में ही। तो ये बात लिख दी, और यहाँ पे भी सेम जो बात इन्होंने लिख दी है। फिर ऐसे ही लिंग आधारित जो अगर बात करें, जेंडर बायस जो है औसत प्रदर्शन, तो यहाँ पे भाई इन्होंने जो लिखा है स्टूडेंट मतलब मेल के लिए लिखा है, यहाँ पे अपनी गर्ल्स के लिए लिखा है, यहाँ पे बॉयज़ का है, यहाँ पे गर्ल्स का है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो है हमारा प्रदर्शन जो है ओवरऑल जो इंडिया का है उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, इंडिया वाला जो है ना ये, इससे अपना ओवरऑल प्रदर्शन यहाँ पे ज़्यादा ही आपको दिख रहा है। बस इतना सा ही आपको यहाँ पे इस टेबल में देखना है। बाकी ये PDF मैं आपको दे दूँगी, तो आप आराम से देख लेना, कंपेयर कर लेना। बस मैं आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ कि भाई जो चीज़ें है ना वो आपको थोड़ी थोड़ी दिमाग में होनी चाहिए कि भाई कितना % ज़्यादा है, ये तो भाई कोई याद नहीं रखना, आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस ये देखो कि ऑल ओवर हम हर चीज़ में क्या है, आगे हैं। ओके, परख वाले जो अपना असेसमेंट हुआ उसमें। ऐसे ही स्कूल मैनेजमेंट में देखोगे तो स्कूल मैनेजमेंट में भी अपन ऑल ओवर ज़्यादा ही है। ठीक है, तो सरकारी स्कूल में भाषा और गणित में भी। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा था। और लास्ट में थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हो कि हमने जो है बाकी के जैसे चैप्टर्स छोड़ दिए थे। ठीक है, हमने तो 8 तक ही चैप्टर देखे थे, तो बाकी के जो हायर एजुकेशन वगैरह के लिए तो उसके लिए भी कुछ बातें लिखी गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या है चर्चा में रहती हैं, तो वो बस अपन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, 1 पेज है बस, फटाफट से इसको देखते हैं।
तो थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखो, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे कुछ सिफारिश की है। क्या सिफारिश है? समग्र और बहुविषयक शिक्षा की स्थापना के लिए क्या करा है एनईपी ने? उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों में बदल दिया है। मतलब हायर एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूट में बदलने के लिए यहाँ पे बात की है, ठीक है। और नए बहुविषयक संस्थानों की स्थापना पे जोर दिया है। और जो उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त कर दिया है। 2030 तक के देश के प्रत्येक जिले और आसपास के कम से कम एक बड़ा क्या बनाना है? बहुविषयक इंस्टीट्यूट इनको बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो अपना GER है, सकल नामांकन अनुपात, उसको 2018 में 26.3% था। अब ये एनईपी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा तो वहाँ लिखा हुआ है ऐसे कैसे सेम टू सेम। 2018 में 26.3% था। इससे बढ़ा करके अपन को 2025 में कितना करना है? इसको 50% करने का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखें तो ये पूछा जाएगा कि भाई 25 मतलब 2018 में कितना था GER का? तो 26.3% था। 25 का टारगेट अपना कितना था? तो 50% तक, 25 नहीं सॉरी 35 से 35 है ये, ओके। तो 2035 तक हायर एजुकेशन का जो GER है उसको अपन को 50% तक करना है। फिर इसके अंतर्गत जो भी संस्थाएं हैं जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, एफिलेटेड टेक्निकल लगाता था कोई यूनिटरी, तो इन सबको बदल के क्या करना है? इन सबको बदल के ये कह रहे हैं कि ये फालतू का ये सब मत लगाओ और सिर्फ आप यूनिवर्सिटी लगाओ, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी से रिप्लेस कर देंगे इन सबको, डीम्ड को, एफिलिएट को, एप्लीकेबल टेक्निकल को, ओके। फिर इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एनईपी 2020 है इसमें बहुविषयक स्नातक शिक्षा की अनुशंसा की गई है। और जो ग्रेजुएशन है अपनी, ठीक है, जो स्नातक है वो ग्रेजुएशन से ही बोलते हैं, उसकी उपाधि 3 साल की हो या फिर 4 साल की, ठीक है, 3-4 साल की अवधि हो। जिसमें क्या होगा आपको, अगर आपने 1 साल का जो है कंप्लीट कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। पहले क्या होता था कि आपने 1 साल पढ़ाई कर ली, बीच में छोड़ दी तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है, आपकी पढ़ाई वेस्ट हो जाती थी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई 1 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, 2 साल आपने पूरे कर लिए तो आपको डिप्लोमा दे देंगे, 3 साल पूरे कर लिए तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दे देंगे। और अगर 4 साल जो है रिसर्च के साथ, 4 साल वो भी शोध सहित रिसर्च के साथ पूरा कर लिया तो शोध सहित स्नातक की डिग्री दी जाएगी। रिसर्च के साथ जो है आपको कौन सी डिग्री दी जाएगी? ग्रेजुएशन की। और ऐसे विद्यार्थियों को जो है स्नातकोत्तर मतलब जो PG है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सिर्फ 1 साल की ही करनी पड़ेगी। जैसे अपनी MA MSc वगैरह ये सब 2 साल की होती है, तो आपको अगर क्या कर लिया आपने 4 साल का ये रिसर्च वाला ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपका 1 साल इधर कम हो जाएगा, तो PG जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 1 साल की हो जाएगी, ओके। अब आगे देखें तो अब देखते हैं PhD जो है, PhD के लिए या तो क्या होना चाहिए? PhD के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री हो आपके पास, क्या हो? PG हो, या फिर क्या हो? ये जो 4 साल का आपने रिसर्च वाला क्या लिया है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तो वो आपके पास होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा। किसके लिए? PhD के लिए। जैसे कि अभी आपको क्या करना है? PhD करनी है, तो अभी सरकार ने क्या किया है? CSIR नेट जो है वो उसके स्कोर के आधार पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी एडमिशन ले रही है, ठीक है। तो CSI और UGC नेट हो तो उसके लिए आप लेक्चरशिप वगैरह JRF निकलता है तो वो सब तो है ही। उसके अलावा PhD ज्वाइन करनी है और आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती रहे तो उसके लिए भी आपके पास में वो होना चाहिए, ठीक है, नेट क्वालिफाई वाला। और आप डायरेक्ट करना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट से तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास PG, पोस्ट ग्रेजुएशन, MSc वगैरह मास्टर्स होनी चाहिए, या फिर 4 साल का जो है ये होना चाहिए रिसर्च वाला। तो अभी तो अपना ये नहीं चल रहा है, बस डायरेक्ट ही हो जाता है, ठीक है। MPhil जो प्रोग्राम है, मास्टर्स ऑफ फिलोसॉफी, ये चलता था पहले, इसको क्या करना है भाई? बंद कर दिया आप, ठीक है, इसको बंद कर दिया, सिर्फ PhD कर लो, ठीक है। MPhil वगैरह भी रहने दो, मना कर दिया इन्होंने। फिर उच्च शिक्षा हेतु एक अकादमिक क्रेडिट बैंक, क्या किया? अकादमिक क्रेडिट बैंक एक, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ABC की, ठीक है। तो ABCD वाला नहीं है भाई, ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसकी स्थापना कौन कर रहा है? तो ये पूछा जाए तो उच्च शिक्षा हेतु ये है। इससे क्या होगा कि अगर आपने एक कॉलेज से डिग्री मतलब कुछ सर्टिफिकेट वगैरह ले लिया, तो फिर अगर आप वही डिग्री आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो वाले जो क्रेडिट हैं आपके, तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये सारी बात यहाँ पे लिख दी है। आगे देखें कि समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT IIM जो है, ठीक है, IIT IIM जो है उनकी तर्ज पर ही एक मेरू का फुल फॉर्म क्या है? मेरू का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। IIT IIM की तर्ज पे मेरू बहुविषयक शिक्षा और शोध संस्थान जो है ये स्थापित करने की बात यहाँ पे की जा रही है। उच्च प्रदर्शन वाले भारतीय विश्वविद्यालय को अन्य देशों में भी परिसर स्थापित करने के लिए क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन दिया जाएगा। विश्व के 100 जो टॉप इंस्टीट्यूट होंगे, टॉप यूनिवर्सिटी, उनको भारत में संचालित करने की भी अनुमति दी जाएगी। जैसे भाई जो पहले क्या है अपने
विदेशों में जैसे MIT वगैरह है और अच्छी अच्छी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वगैरह है, तो वो सब है। तो टॉप जो 100 इंस्टीट्यूट है अपने भारत में, तो वहाँ पे क्या है उनको संचालित करने की भी अनुमति दी जाएगी, ताकि जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं तो वो यहाँ पे ही वहाँ पे उनकी जो ब्रांच है उसके थ्रू पढ़ाई कर सके। बाकी देखें कि शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए जो है NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। जैसे आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो PhD में रिसर्च करनी रहती है, तो उसके लिए आपको NRF की स्थापना यहाँ पे करनी पड़ेगी, जिससे बच्चे क्या करें भाई, शोध कार्य को भी बढ़ावा दे सके। उच्च शिक्षा के नियामक हेतु रेगुलेशन के लिए एक संस्था बनाएंगे, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, HECI। HECI का फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। ठीक है, किसके लिए है, रेगुलेशन के लिए, किसके, हायर एजुकेशन के लिए। ये क्या करेगा, तो ये जो है भाई रेगुलेशन, एक्रीडेशन और फंडिंग वगैरह, एकेडमिक स्टैंडर्ड, इन सबको क्या करेगा, स्थापना करेगा। और 4 स्वतंत्र जो है ये संस्थानों की स्थापना इसके तहत की गई है, जैसे कि NHERC, ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेशन काउंसिल। ठीक है, NHERC की स्थापना यहाँ पे की जा रही है, एक तो विनियमन के लिए। ऐसे ही बाकी के जो 4 हैं, बाकी के जो 3 हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है अपने पास में, ये भी यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा है NHERC, तो पहला हो गया, RC का मतलब है यहाँ पे रेगुलेटिंग काउंसलिंग, ये विनियमन कर देगा। दूसरा क्या है अपने पास, NAC। क्या है, NAC, ये क्या करेगा, प्रत्यायन करेगा। फुल फॉर्म आप सबको यहाँ पे पता है भाई, नेशनल एक्रीडेशन कैरिकुलम, कैरिकुलम नहीं, काउंसिल। और थर्ड नंबर पे क्या है, तो थर्ड नंबर पे है HEGC। क्या है, HEGC, तो HE का मतलब तो सेम ही है, हायर एजुकेशन, और GC का मतलब क्या है अपने पास में, ग्रांट्स काउंसिल। क्या है ये, ग्रांट्स काउंसिल। ओके, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, तो ये हो गया। और लास्ट है, फोर्थ जो है अपना, ये है अपना GEC। क्या है ये, GEC है। GEC का मतलब है जनरल एजुकेशन काउंसिल। क्या है, जनरल एजुकेशन काउंसिल है। और ये क्या करेगा, तो ये स्टैंडर्ड जो है, मानक निर्धारण करेगा। क्या करेगा, स्टैंडर्ड को निर्धारित करेगा। ओके, ये है। और जो वोकेशनल एजुकेशन वगैरह है, तो वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को दी जाएगी। और क्लास जो अपनी कौन सी है, 6 मिडिल स्तर पे क्या किया जाएगा, बच्चों को कोडिंग वगैरह दी जाएगी, सिखाई जाएगी। और जो भी अपने हेल्थ वगैरह है, जैसे हेल्थ है ना, तो हेल्थ एजुकेशन जो है उसके लिए मेडिकल जो अपनी लाइन है उसमें क्या किया जाता है, जैसे अलग अलग जो है प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो उन सबको भी इंटीग्रेटेड करने के लिए बोला जा रहा है कि जैसे एलोपैथिक जो मेडिकल एजुकेशन है, उन वाले जो बच्चों को क्या किया जाए, एलोपैथी वाले बच्चों को या आयुर्वेदिक, योग और यूनानी शिक्षा, होम्योपैथिक शिक्षा, ये सारी की सारी बुनियादी जो बेसिक नॉलेज है वो सब भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं कि एलोपैथी वाली पढ़ाई करनी है तो सिर्फ वही पता हो, बाकी की चीज़ें भी पता हो, तो उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। और जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों ही शामिल किए जाएँ। टेक्निकल एजुकेशन में जैसे BTech वगैरह, तो उन सब में भी डिग्री डिप्लोमा दोनों शामिल करे जाएँ। ये सब बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें थी जो अपन ने कर ली हैं। तो NEP जो है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, NEP 2020 का पार्ट अपन ने आराम से 2 घंटे में कर लिया है, दोनों क्लासों को मिला करके। और बाकी के जो भी अपने थोड़ा सा बचा हुआ है वो शिक्षण अधिगम के नवाचार में चला जाएगा टॉपिक, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आराम से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पे जाना है, डायरेक्ट RPSC तरंग सर्च कर लें वैसे तो, या फिर @RPSC तरंग भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपना चैनल भी इसी नाम से है और टेलीग्राम भी तो आराम से मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल ही जाएगा, तो आराम से देख सकते हो। बाकी की जो भी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, कोई भी प्रतिक्रिया देनी है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दें। और नेक्स्ट क्लास का जो है थोड़ा सा इंतज़ार करें, बिल्कुल आपको क्लास मिलेगी और अच्छी ही मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।